तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में की हुई है ना। डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स बेसिकली ट्रांसफर ऑफ डायनेमिक मीन्स मोशन, थर्मो मीन्स रिलेटेड टू हीट। तो इससे पहले थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है चैप्टर जिसमें हीट ट्रांसफर की बात होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम, जैसे आप +1 में केमिस्ट्री में एंथैल्पी टर्म पढ़ते हो, वो इधर यूज नहीं होगी। इधर होगा हीट एंड इंटरनल एनर्जी। देयर आर द टू टर्म्स इन फिजिक्स। तो सबसे पहले जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है जैसे प्रेशर, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम, थर्ड वन इज टेम्परेचर, फोर्थ वन इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मतलब 4 हमारे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कोई भी एक वेरी होगा तो मतलब उसके साथ चीज़ें वेरी होंगी। तो सबसे पहले जब आप पढ़ते हो इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है। अगर मैं मान लेता हूँ 3 सिस्टम है A, B एंड C। ठीक है, 3 सिस्टम है A, B एंड C। तो A, B एंड C, A, B एंड C, A अगर B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A एंड C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दोबारा सुनो, A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, B किसके साथ, C के साथ, यानी A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम। सो मैं ये मान लेता हूँ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं डायग्राम बना लिया। सपोज ये मेरा एक फिगर हो गया। तो ये मैंने मान ली, तो ये तो सारी की सारी एडियाबेटिक वॉल्स हैं। एडियाबेटिक वॉल्स कह लीजिए वो वॉल्स जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। इससे भी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। और ये जो वॉल है इससे हीट ट्रांसफर हो सकती है। यानी अगर A, B एंड C 3 सिस्टम मैंने ले लिए, यानी देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। A एंड B में हीट ट्रांसफर हो सकती है, B और C में हीट ट्रांसफर हो सकती है। मींस हीट ट्रांसफर का मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब दोनों का टेम्परेचर क्या ना है, सेम ना हो। जैसे करंट तब फ्लो होता है किसी वायर में व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 2 पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस है, करंट फ्लो हो जाता है। सिमिलरली हीट तब ट्रांसफर होती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो नहीं होती। मींस इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम लगेगा। स्टेटमेंट ऐसे है, इफ सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम है B के साथ, B थर्मल इक्विलिब्रियम है किसके साथ, C के साथ, देन A एंड C भी किस में हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ से डायरेक्ट हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो सकती है और यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो सकती है। मतलब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तीनों का टेम्परेचर A, B एंड C थोड़ी देर बाद तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जीरोथ लॉ है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल। आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्मल मीन्स टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बोलूं तो 2 चीजें चेंज होती हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होता है लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों चेंज होंगी लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। एन नंबर ऑफ मोल्स है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे मैं बोलूँ नेक्स्ट प्रोसेस एडियाबेटिक। मेजर यही दोनों प्रोसेस हैं, एक आइसोथर्मल, नेक्स्ट वन इज एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो, पहले सारी जल्दी से देख लो। इसमें एडियाबेटिक में ना हीट ट्रांसफर नहीं होती, नो हीट ट्रांसफर। तो इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, P, V, T ऑल चेंज, सब चेंज, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती। प्रेशर भी चेंज, वॉल्यूम भी चेंज, टेम्परेचर भी चेंज, सब सारे पैरामीटर चेंज होते हैं। एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होती यानी टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें भाई ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पर एक ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है। पिस्टन को मान लो जैसे आपने पिचकारी से खेला होगा कभी होली में, तो जब सिरिंज ले लो, सिरिंज के आगे जो गोला सा लगा होता है दैट एक्ट एज अ पिस्टन, जिसके अंदर वो मूव होता है प्लास्टिक का, उसको हम क्या कह देते हैं, सिलेंडर। तो
तो ये पिस्टन है, ये ऊपर सिलेंडर है। तो यहाँ पर सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर हमारा गैसेस सिस्टम है, कुछ भी मान लो, एयर मान लो चाहे। अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ तो जब मैं इसको कंप्रेस करूँगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा इन जनरल। और जनरल बात करें तो ऐसा। जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस में बात करेंगे तो हम ये मानेंगे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, यानी अगर मैं इसको प्रेस कर दूं टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अगर प्रोसेस है आइसोथर्मल तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा क्योंकि यहाँ से जो हीट है वो बाहर की तरफ ट्रांसफर हो रही है, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। दोबारा सुन लो, किसी चीज को कंप्रेस करेंगे उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन हमने कही वो आइसोथर्मल कंडीशन है। आइसोथर्मल कंडीशन तो दो होगी अगर टेम्परेचर ना बढ़े, यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो सिस्टम में हीट डेवलप होती है वो हीट थोड़ी बाहर जाती है, नहीं तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें हीट ट्रांसफर करनी पड़ती है। ये चीज समझ आ गई। अगर एडियाबेटिक है मतलब मैं कहता हूँ हीट ने जाना ही नहीं बाहर, हीट ने ट्रांसफर ही नहीं होना। अगर इसको कंप्रेस करोगे नेचुरली ये भी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर चेंज होगा। यानी इन जनरल हम दोनों चीजों को अच्छी तरीके से देख लो। आइसोथर्मल में हीट ट्रांसफर होगी तो ही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, नहीं तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होती, एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होती। बेसिक डिफरेंस यही है, बाकी अपने आप ही सब समझ में आ जाता है। अभी जो दो प्रोसेस है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, ऐसे भी याद कर लो जो मेरे जैसे नलायक बच्चे हैं। अमेरिका में कोई आ जा नहीं सकता, यानी हीट ट्रांसफर नहीं होती। इंडिया में कोई भी आ जा सकता है, आई से कर लो याद, ठीक है। यानी इंडिया में हीट ट्रांसफर है कि नहीं है? अमेरिका में हीट ट्रांसफर नहीं, यानी एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं है। इसमें सारे चेंजेस है, इसमें सिर्फ कौन चेंज है? इसमें सिर्फ कांस्टेंट कौन है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इसमें भी चेंज होंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, पहले आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है स्लो होती है। अगर डिफरेंस पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, तो आप पहले तो ये कह देंगे सर एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होती, आइसोथर्मल में हीट ट्रांसफर होती है। एडियाबेटिक्स में जो वॉल है वो ऐसी होती हैं भाई हीट ट्रांसफर ना करने दें, आइसोलेटेड हो, और जो आइसोथर्मल में होती हैं वो आराम से उसमें हीट पास हो जाती है। थर्ड ये हो गया, ये स्लो प्रोसेस होती है, ऐसे से याद कर लो, स्लो। आइसोथर्मल इज स्लो प्रोसेस, आइसोथर्मल इज होता क्या है, अगर मैं इसको रैपिडली कंप्रेस कर दूं तो टाइम ही नहीं मिलता हीट को बाहर देने का, तो टाइम ही नहीं मिलेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। मतलब आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो स्लो होती है, होली होली। आप इसको होली होली कंप्रेस करो, जितनी हीट डेवलप हो रही है उतनी हीट क्या जा रही है? बाहर जा रही है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट होती है, आप इतनी जल्दी कंप्रेस करोगे टाइम ही ना मिले हीट ट्रांसफर होने का, चाहे ट्रांसफर होना भी चाहे लेकिन उसको समय नहीं मिलेगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। कौन सी प्रोसेस स्लो है? आइसोथर्मल स्लो है, एडियाबेटिक फास्ट है। एडियाबेटिक बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, इसमें हीट ट्रांसफर, जैसे टायर का फटना, टायर जब बस्ट होता है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। नेचर में ये सारी प्रोसेस मतलब आप कह दो हूबहू नहीं पाई जा सकती, ठीक है। दीज आर द कंडीशन जो हम मान लेते हैं, ये हमने सारी चीजें माननी है। जनरली ये होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, हीट भी ट्रांसफर होती है। सब ये बोलेंगे सर ये तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, बट आइडल यही होता है, लेकिन हम ये फॉर कन्वीनियंस हम ये प्रोसेस लेते हैं। दोबारा सुनो मेरी बात को, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा और हीट भी ट्रांसफर होगी, सब कुछ होता है, लेकिन वो कोई भी प्रोसेस नहीं है। इसमें और नंबर ऑफ प्रोसेस ऐसे हैं आइसोथर्मल एडियाबेटिक के बाद, दैट इज हम कह सकते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, यानी आइसो वॉल्यूमिक कह दो चाहे आइसोकोरिक कह दो, जिसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, आइसोकोरिक। नेक्स्ट है आइसोबारिक। आइसोबैरिक नाम से बार किसकी यूनिट है? दैट इज ऑफ प्रेशर। आइसोबैरिक इज द मतलब प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो उस प्रोसेस को हम आइसोबैरिक कह देते हैं। और इसके अलावा ये शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q इक्वल टू NC/dt, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हीट गेन हीट लॉस का। हीट गेन हीट लॉस नहीं पढ़ा तो मेरे से सुन लो। इसको इन जनरल ऐसे बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स में लिखना है तो N आ जाएगा, अगर मास में चलना है तो Q इक्वल टू MC/dt आ जाता है। ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। ये कौन हीट है? स्पेसिफिक हीट। क्या है? स्पेसिफिक हीट। dt चेंज इन टेम्परेचर, dt चेंज है जनरल फॉर्मूला। हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला Q मास स्पेसिफिक इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली ये भी dq होता है, तो इनको जनरल Q ले लेते हैं, क्योंकि dq को Q तो लिखते हैं क्योंकि एक Q 0 है। एक Q क्या है? Q फाइनल माइनस 0, दैट इज Q फाइनल, वी आर टेकिंग इट Q,
तो फिजिक्स में हर एक का इंटीग्रेशन, जैसे डी डब्ल्यू इक्वल कभी भी आप डालते हो तो डी डब्ल्यू को एफ डी एक्स जैसे भी आपने डाला तो आप इसको डी डब्ल्यू को सीधा डब्ल्यू डाल देते हो, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट क्या होती है हमेशा 0, तो अपर लिमिट ही होती है, तो करके उसको डायरेक्ट ही डाल देते हैं। ठीक है, ये डी क्यू इक्वल टू एम सी डी टी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये पढ़ा ही नहीं कोई फार्मूला, बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक हीट सुन लो फिर, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कल परसों भी बताया था। स्पेसिफिक हीट जैसे पानी है और ऑयल है, ये देखो ये मैंने ले लिया, ये वाटर है और ये इसमें ऑयल है, दोनों सेम क्वांटिटी में पड़े हैं, ये H2O ये OIL। इसको हीट दिया 100 जूल, इसको हीट दिया 20 जूल, 100 जूल से 200 जूल, 100 जूल से इसको हीट दिया तो इसका टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, इसको 200 जूल दिया तो इसका 30 डिग्री सेल्सियस हुआ। यानी किसको ज्यादा हीट देनी पड़ी सेम टेम्परेचर चेंज के लिए, वो हमें किससे ज्यादा देनी पड़ी, ऑयल को। मतलब ऑयल अगर 200 जूल लेता तो 30 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है, यानी स्पेसिफिक द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जिससे उसका क्या टेम्परेचर चेंज हो, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो, तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए किसको ज्यादा हीट चाहिए, ऑयल को, यानी ऑयल की स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है। तो मैंने तो ये फॉर्मूला बताया क्योंकि थोड़ा सा यूज होगा, क्योंकि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में बोलेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में dq 0 है, dt 0 है। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 है, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0। अगर ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0, यानी स्पेसिफिक कितनी आ जाएगी इसकी, एक मिनट, c इक्वल टू dq अपॉन mdt लिख सकते हैं, क्रॉस किया बस। तो dt क्या है इधर 0, किसकी कंडीशन में, आइसोथर्मल में, यानी c कितना आ गया, इन्फिनिटी। c कितना आ गया, आइसोथर्मल प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट इनफिनाइट होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट दे ही जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना उसको, क्यों, जितनी दोगे उतनी उसने हीट बाहर ट्रांसफर कर देनी। इन्फिनिटी का मतलब तो समझो, गर्म कर रहे हैं इसको लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आप उसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, बाहर जितना मर्जी हीट दे दो, स्पेसिफिक तो अमाउंट ऑफ हीट ही है ना, 200 जूल 400 जूल, इन्फिनिटी दे दो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला, जितनी दोगे बाहर फेंक देगा उसको, क्योंकि वो ट्रांसफर करता है हीट। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अगर एडियाबैटिक की बात करें, अगर एडियाबैटिक की बात करें तो कौन 0 है, dq 0 है, dq यानी हीट ट्रांसफर, dq मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होता कुछ में एडियाबैटिक में। अगर यही 0 है यानी स्पेसिफिक हीट 0 है, उसकी स्पेसिफिक हीट 0 है, किसके केस में, एडियाबैटिक में। ये भी एक डिफरेंस में है, तो डिफरेंस आपको थोड़े से याद हो गए, एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट, स्लो, फास्ट। एडियाबैटिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर नहीं होती, कौन चेंज होता है, सब चेंज होते हैं, कौन कौन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सब चेंज। स्पेसिफिक हीट कितनी है उसकी, 0, किसकी, एडियाबैटिक। सिमिलरली आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक एडियाबैटिक प्रोसेस स्लो, फास्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस तो ये तो याद कराया था, आइसोथर्मल ऐसा है, स्लो है वो, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, ऐसा है, वो स्लो है। बाकी अगर हम बात करें आइसोबैरिक, आइसोकोरिक की, तो ये जनरली आपके कभी क्वेश्चंस में यूज हो सकती है न्यूमेरिकल में, वैसे आइसोथर्मल कितने यूज होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आइसोथर्मल की जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन की हम करते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल की एक ही इक्वेशन है, PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो सबसे पहले अब आपको मैं सबसे पहले इंटरनल एनर्जी में लेके जाता हूँ, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। जब हम इसके बारे में बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जब भी जितने भी चाहे पेट्रोल की गाड़ी है चाहे डीजल की गाड़ी है, ये आप सब क्यों पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो ये बेसिकली रिलेटेड टू इंजन, ये सब इंजन से रिलेट करते हैं। बार बार पिस्टन आता है, बार बार आपको एक सिलेंडर बना के दिखाएंगे, तो ये सारी प्रोसेस एक्चुअली वहीं यूज होती हैं। तो जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी क्या है, तो इंटरनल एनर्जी दो फॉर्म में हो सकती है, एक पोटेंशियल एनर्जी एंड अदर वन इज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, तो आइडियल गैस में हम एक चीज मानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है। दो जो भी पार्टिकल, जो भी गैस पार्टिकल्स हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं है, होती है लेकिन हम मानते नहीं है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जितने भी गैसेस पार्टिकल है उनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। इफ देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस कहने का मतलब है दे आर नॉट अटैच्ड विद द स्प्रिंग, मतलब ऐसे ही समझो ना, दो चीजों में फोर्स है तो वो स्प्रिंग से कनेक्ट है, मान लो। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है मींस दे आर नॉट कनेक्टेड विद स्प्रिंग।
अगर दे आर नॉट कनेक्टेड विद स्प्रिंग, उसको दूर लेके जाओ, नजदीक लेके जाओ, उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होगी, यानी वो स्प्रिंग से कनेक्ट नहीं है। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर देयर मींस दे आर कनेक्टेड विद स्प्रिंग, तो आपको खींचोगे तो एनर्जी स्टोर होगी, छोड़ोगे तो दबोगे तो भी एनर्जी स्टोर होगी। यानी कहने का मतलब है अगर हमने आइडियल गैस ली तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, तो एनर्जी स्टोर स्प्रिंग के खींचने दबने से पैदा नहीं होगी, क्योंकि उसमें स्प्रिंग ही नहीं है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग ही नहीं है। तो अगर स्प्रिंग ही नहीं है तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, पढ़ा था ना, इसमें नहीं होती, इसमें ये फॉर्मूला नहीं है, बट मैं इन जनरल समझा रहा हूँ भाई आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। आपके +1 में चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ, तो वो काइनेटिक थ्योरी क्या पोटेंशियल क्यों नहीं आई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम मानते ही नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर, वी आर ऑलवेज डीलिंग विद आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस मानते हैं हम, दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है ही नहीं। इंटरनल एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट क्या है तो टेम्परेचर क्या है, इन दोनों में जनरल डिफरेंस बताओ। तो हीट एंड टेम्परेचर का जनरल डिफरेंस ऐसे होता है, वो मान लेते हैं सपोज मैंने एक बकेट ले ली और ये भी एक बकेट है, इन दोनों का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, इसमें पानी यहां तक भरा है, इसमें पानी ऊपर तक भरा है, ठीक है। इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर इन दिस बकेट, एंड बकेट बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर, क्यों, क्योंकि उसमें वाटर ज्यादा। टेम्परेचर कितना ज्यादा, वो क्वेश्चन में सर ने गिवन ही दे दिया, दोनों का 2 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का टेम्परेचर कितना है। तो अब हीट किसके पास ज्यादा, हीट की डेफिनेशन होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, टोटल, इसमें मॉलिक्यूल्स कम है, इसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, इसमें मॉलिक्यूल्स कम है, इसमें मॉलिक्यूल्स, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस है इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो यानी हीट इज डिफाइंड एज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हाइल टेम्परेचर इज डिफाइंड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। एवरेज इन दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर कौन है, सेम है, समझ में आना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो करके इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बोलूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा, दोनों की सेम है, क्यों, दोनों का टेम्परेचर सेम है। यानी डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट इज डिफाइंड एज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, व्हाइल इन द केस ऑफ टेम्परेचर दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मेरे को लगता है याद हो गया। मैं अब दोबारा आता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बाद, भाई किसी भी इंटरनल एनर्जी जो भी हमारी है +1 के में, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मींस मैं ये कह सकता हूँ इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल तेज भागेंगे, क्योंकि उनको टेम्परेचर मिला तो भाग लिए इधर उधर। अगर मैं मानता आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है, तो इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी भी काउंट होती, तो इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी सिंबल ये होता है, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी में फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती अगर टेम्परेचर बढ़ता। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, अगर ये गैस सिस्टम को इनमें स्प्रिंग अटैच्ड है, क्या स्प्रिंग, अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं या दूर ले जाऊं तो ये मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे या नजदीक आ जाएंगे, यानी वॉल्यूम के चेंज होने से, वॉल्यूम के स्प्रिंग के दो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस चेंज होगा, यानी अगर मॉलिक्यूल का डिस्टेंस चेंज होगा तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगी। जैसे हम स्प्रिंग में बोलते हैं हाफ के एक्स के, हाफ अगर एक्स ज्यादा हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, समझ में है। दो मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिधर बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हो, यानी ये दो डिस्टेंस वाले मॉलिक्यूल, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ना अट्रैक्शन रहेगी ना रिपल्शन रहेगी। अगर इन मॉलिक्यूल नजदीक लेंगे तो भी एनर्जी आ जाएगी, दूर खींच के लेके जाओगे तो भी एनर्जी आ जाएगी, यानी वॉल्यूम का फंक्शन होगी। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो भी चेंज होगी। कभी भी गैस को एरिया लेंथ में नहीं डिफाइन करते, किसको, गैस को एरिया और लेंथ में डिफाइन नहीं करते, उसको वॉल्यूम में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। मींस अगर रियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम ऑफ द गैस। किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम ऑफ द गैस। पढ़ने वाले नहीं हो इसको, जस्ट याद कर लो, आपने यही पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास तो रियल गैस होती नहीं। हमने क्या मानी है, गैस आइडल, आइडल गैस में इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। इतना बोला, कुछ तो समझ में आना चाहिए। अभी साइन कन्वेंशन सुन लो।
बिल्कुल सेम नहीं है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, थोड़े से साइन कन्वेंशन इसमें उल्टे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम तीन चीजें के बारे में बात करते हैं। हीट गेन है जो वो पॉजिटिव है, यानी हीट लॉस नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी का बढ़ना पॉजिटिव है, कम होना नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी का बढ़ना पॉजिटिव है, कम होना नेगेटिव है। नेक्स्ट वन जो लास्ट वन है, जब हम कहते हैं दैट इज वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, बी को उल्टा करो पी बन जाएगा, दैट इज पॉजिटिव है फिजिक्स में। वर्क डन बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में नेगेटिव है, थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन इन फिजिक्स वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओ एन एन आ गया, ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। तो ये याद करना है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो मुझको उसके बारे में सिस्टम नहीं मालूम, तो मैं इसमें सिस्टम बता सकता हूँ आपको। जैसे सपोज मैंने मान लिया ये मेरा पिस्टन है, ये गैसेज ही सिस्टम होता है इसमें, चाहे वो एयर प्लस पेट्रोल की गैसेज हों। जब स्पार्क प्लग से आग लगती है तो ये जो गैस है यानी एयर प्लस पेट्रोल को आग लग जाती है तो ये एकदम एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है तो पिस्टन को धक्का मारता है। पिस्टन को धक्का मारा तो धक्का तो ही मारेगा जब ये एक्सपैंड होगा। तो ये जो सिस्टम है वर्क डन बाय द सिस्टम, ये गैसेस वर्क डन कर रही है किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, यानी दैट इज पॉजिटिव, हमें मिलेगा, हमारा स्कूटर भागेगा। समझ में आ गई? जब पिस्टन को धक्का मारेंगे गैस को आग लगेगी, एक्सपैंड होगी। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव मतलब दिस इज एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी ये पिस्टन नीचे नहीं जा रहा, ये पिस्टन ऊपर आ रहा है और ये जो सिस्टम है इसको कंप्रेस कर रहा है, यानी इससे तो हमने एनर्जी लेनी थी जबकि हम इसको अब एनर्जी दे रहे हैं, हम उसको दब रहे हैं। तो शुरू में ऐसा होता है, हम सिर्फ एयर और पेट्रोल को सक करते हैं, यूं करके यूं नीचे आता है पिस्टन, उसके बाद एयर, ये पिस्टन ऊपर दबाता है किसको, एयर प्लस किसको, एयर प्लस पेट्रोल को दबाता है। तो ये अब काम कर रहा है, यानी इस पे काम हो रहा है, ऑन द सिस्टम काम हो रहा है। जैसे ही ऊपर गया आग लग गई, आग लगते ही गैसेस बर्न हुई, उसने धक्का मारा इसको, पिस्टन नीचे है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन, तो वो पॉजिटिव है। जब दबा रहे थे वो नेगेटिव है। हम कंप्रेस करते हैं किसी चीज का वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर हम जनरल सी बात करें, केमिस्ट्री में आपने एक फॉर्मूला देखा dW इक्वल टू PdV, स्मॉल वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो मैंने मान लिया सपोज ये पिस्टन लिया दोबारा से, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो मैंने मान लिया थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर आ गया, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन। ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस ले लिया, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, इसको dx मान लिया। तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट मान लिया। सर क्या करी जा रहे हो, पिस्टन को आप ऊपर लेके जाओगे तो पिस्टन तो गैसेस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने से प्रेशर बढ़ जाएगा, कंप्रेस करने से प्रेशर, मैंने ये माना यहाँ पर था पिस्टन, यहाँ पर पिस्टन था, माड़ा सा ही ऊपर किया इसको, हल्का सा, इतना माड़ा सा ऊपर किया कि जो ऊपर जो गैसेस हैं उसका प्रेशर ना के बराबर चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, ना के बराबर चेंज हुआ, मान लिया, तो मैंने प्रेशर कांस्टेंट मान लिया। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मींस मैं फोर्स की वैल्यू लिखनी है तो प्रेशर इनटू एरिया, एंड दिस इज प्रेशर, ए इज एरिया, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। सर ये समझ नहीं आया, व्हाट इज द एरिया। ये पिस्टन को ऊपर से देखो तो ये पिस्टन ऐसे नजर आता है, पिस्टन इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। पिस्टन कैसे होता है, गोल सा, बिल्कुल गोल सिलेंडर फॉर्म में। सिलेंडर बाहर वाला शेप होता है, उसमें एक छोटा सा सिलेंडर पूरी शेप से ऊपर नीचे जो घूमता है उसको हम पिस्टन कहते हैं। तो पिस्टन के टॉप का एरिया, जहाँ सिलेंडर के अंदर वाला इंटरनल एरिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसे है एक्चुअली, चीज समझ में आ गई। इसका एरिया, ये हमारा प्रेशर है P ऊपर, फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, dx। तो जब भी चीज वेरिएबल है तो ऐसे ही करना पड़ता है। देखो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट फार्मूला तब लगता जब फोर्स कांस्टेंट होती है। जब फोर्स क्या हो, इसमें फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि लगातार फोर्स बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। तो जब कांस्टेंट नहीं होती ना कोई चीज तो मानते हैं dW को dW, डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा,
इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को क्या माना, कांस्टेंट। फोर्स को क्या मान लिया, तो फोर्स को लिखा प्रेशर इनटू एरिया, जबकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। एरिया इनटू dx, एरिया इनटू ये एरिया और ये छोटा सा डिस्टेंस dx, एरिया ये है और ये छोटा सा डिस्टेंस dx है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी टोटल वॉल्यूम। तो ये छोटी सी वॉल्यूम यानी dw इक्वल टू pdv। दिस इज द फॉर्मूला हाउ वी कैलकुलेट dw इक्वल टू pdv, ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। dw इक्वल टू pdv, दो लाइन में दोबारा सुन लो, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कांस्टेंट माना है, एरिया ए है, डिस्प्लेसमेंट dx है, एरिया इनटू dx इज स्मॉल वॉल्यूम dv, कितना हो गया dv, और dw इक्वल टू pdv, dw इक्वल टू pdv, बड़ा सिंपल फार्मूला। नाउ इसको भी यहीं छोड़ते हैं। देयर आर सम इंडिकेटर डायग्राम्स, इंडिकेटर डायग्राम कहा जाता है, इंडिकेटर डायग्राम, दीज आर द डायग्राम बिटवीन टू variables of thermodynamics. It may be pressure versus volume, it may be pressure versus temperature, it may be volume versus temperature, it may be volume versus internal energy। मतलब ये सारे डायग्राम, आपका जो इंडिकेटर डायग्राम है वो सिर्फ एक ही है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। कौन, हाँ आपका डायग्राम कौन है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, सारे न्यूमेरिकल उस पे आने, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे। तो अभी ये हमें हर एक बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस dw को pdv डाल दो, डायरेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम आइसोथर्मल में डील करते हैं। तो आइसोथर्मल में सबसे पहले हमें इक्वेशन मालूम है, pv इक्वल टू कांस्टेंट, pv इक्वल टू, नाउ वी हैव टू फाइंड वर्क डन। ये 3 नंबर की डेरिवेशन है, ये आएगी स्कूल में, ये स्कूल में आती है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन, ये डेरिवेशन आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिंपल है। फर्स्ट तो dw इक्वल टू कितना, pdv, ठीक है, फर्स्ट लाइन याद करो। देन प्रेशर pv इज इक्वल टू nRT, pv इज इक्वल टू nRT, तो ये तो हमें मालूम ही है, तो उसी से तो ये हमें मानिए, तो ये p कितना आ गया मेरा, p आ गया nRT बाय vdv। नाउ दिस इज dw, नाउ वी हैव टू फाइंड वर्क डन। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसमें dw इक्वल टू n भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, t भी कांस्टेंट, dv by v, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिर्फ कौन कांस्टेंट है, टेंपरेचर, nr तो वैसे कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स, एंड r इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही है। तो इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस वन इज फाइनल वॉल्यूम। और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो dw की इंटीग्रेशन आ गई w, दिस वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, nRT ऐसे ही आ गया, बहुत बढ़िया। dx by x की इंटीग्रेशन होती है log टू बेस ex, log टू बेस, तो ये थोड़ा सा लॉगरिथम लगेगा इसमें, तो log टू बेस e यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में v, दिस इज द इंटीग्रेशन। तो इसके दो टेम्परेचर हैं, एक v इनिशियल है, एक v फाइनल है, इसको 1 2 ले लेते हैं, इनिशियल 1 हो गया, फाइनल 2 हो गया। तो अब इसमें डालेंगे, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें सर हेल्पलेस है, dx by x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log टू बेस ex, ठीक है। तो ये जनरल इंटीग्रेशन है। तो अपर लिमिट डालेंगे इसमें, nRT log, पहले अपर लिमिट डाली v2, फिर माइनस log टू बेस e, लोअर लिमिट डाली वो क्या है v1। तो आपको ये भी फॉर्मूला पता, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n, तो वो लगाएंगे, तो जो हमारा फॉर्मेट आ गया इसके बाद वो ये आ गया, nRT log टू बेस e v2 बाय v1। अगर इस log e को log 10 में लेके जाना है, ठीक है, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 nRT log v2 बाय v1, बेस डालने की जरूरत नहीं होती। फिर हमें ये भी मालूम है भी p1 v1 किसके बराबर है, p2 v2, तो मैं लिख सकता हूं v2 बाय v1 इज इक्वल टू p1 बाय p2, यानी इसका आंसर ये भी हो सकता है 2.303 nRT log p1 by p2, log p1 by p2, दिस इज द कंडीशन। ये आइसोथर्मल का वर्क डन है, तो आपने याद करना है इसे, दो लाइन में डेरिवेशन है, dw इक्वल टू, छोड़ो बोर्ड को छोड़ो, dw इक्वल टू pdv, pv इक्वल टू nRT, वी रिप्लेस द v, p रिप्लेस किया nRT by v, तो उसको उधर डाल दिया, तो dv by v की इंटीग्रेशन कितनी होगी, log v, वो तो nRT तो साथ में पड़ा ही रहेगा, समझे आ गया।
NRT तो साथ में पढ़ा ही है, यानी फाइनल आंसर आ गया। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं याद करते, ऐसे ही याद करते 2.303 NRT log। हाँ, अभी वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से पता लग गया था। देखो अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर फाइनल वॉल्यूम कम है तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। यानी वर्क डन पॉजिटिव है एक्सपेंशन के केस में, यानी V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम एक्सपेंशन में बढ़ जाता है, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, बाय द सिस्टम मींस एक्सपेंशन, ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज ये हमारी वर्क डन की डेरिवेशन होगी पूरी। अभी एक चीज देखो, और अभी आपसे उसने पूछ लिया इंडिकेटर डायग्राम, एक चीज रह गई जो पूछते हैं, ये स्कूल का क्वेश्चन है ये। अभी आपको किसी को दिसंबर टेस्ट में क्वेश्चन है तो यही आएगा, ये P है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। प्रेशर उन्होंने कह देना एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो बहुत बार कन्वर्जन बता चुके हैं। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, 10⁻⁵ पास्कल। 1 लीटर जो वॉल्यूम है वो कितना मीटर क्यूब है, 10⁻3। हाँ 10⁻3, बहुत बढ़िया, 10⁻3 पहले भी बताया था, नहीं एक्सप्लेन नहीं करना। 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब, ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ये मैंने बोला ये इनिशियल था A, ये फाइनल है B, तो इसको मैंने यहाँ से ये ज्वाइन कर लिया। ये जो पूरा एरिया है, दिस गिव यू वर्क डन, दिस गिव यू प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर जो वॉल्यूम साइड एरिया आता है, किसकी साइड, वॉल्यूम साइड। मैंने ये तो नहीं बोला ये वाला एरिया, ये वाला एरिया प्रेशर की साइड है, मैंने नहीं बोला। मैंने कौन सा साइड बोला, वॉल्यूम के साइड जो एरिया आता है उसको हम वर्क डन कहते हैं। ये आया कहां से, यहीं से आया, dW तो PdV, dW मतलब क्या है, PdV। इसका मतलब है आपने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली यहाँ पर जिसका प्रेशर P कांस्टेंट है, ये प्रेशर ले लिया, और ये PdV देखो, ये जो छोटा सा वॉल्यूम है इसको बोल दिया dV, और ये है P इंटू dV। जब ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो एरिया आएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन तो हो गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी सारी स्ट्रिप ले ली, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी स्ट्रिप ने एरिया कवर कर लिया। सर बकवास है, नहीं समझना, मत समझो, मैं तो कहते नहीं टेक्निक से समझो। वैसे ये टेक्निक है बच्चे को समझाने के लिए भी ऐसे एरिया क्यों आया, वाई प्रेशर वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम साइड वर्क डन क्यों होता है, इसलिए होता है। प्रेशर को छोटा सा कांस्टेंट मान लिया, स्ट्रेट लाइन आ गई है, ये dV छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। ऐसी बड़ी सारी स्ट्रिप्स ले लो A से लेके B तक, यानी इंटीग्रेट कर दो तो सारा वॉल्यूम, सारा एरिया आ जाएगा। यानी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर, लास्ट फाइनल लाइन सुनो, छोड़ दो इसको, बकवास है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर वॉल्यूम की साइड जो एरिया आता है वो वर्क डन होता है। वो क्या होता है, वर्क डन। अभी टीचर ने क्वेश्चन पूछा, सर ने पूछा देखो बच्चे ये लो, देख काटा, ये काटा, घुमा घुमा घुमा, यहाँ से घुमा। सर ने पूछा बताओ ये जो सिस्टम है इसका वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप ऐसे देखोगे वर्क डन पॉजिटिव एक्सपेंशन में होता है कि कंप्रेशन में होता है, एक्सपेंशन में। तो देखो यहाँ से ये एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, यानी इसका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, यानी इसका क्या है, नेगेटिव। यानी बड़ा कौन सा है, वर्क डन ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। ऐसे याद कर लो, अगर बहुत ही अच्छे याद करना है, ये कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या आता है, पॉजिटिव, एंटी क्लॉक नेगेटिव, एंटी क्लॉक नेगेटिव, एंटी नेगेटिव है इसमें। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो जो स्कूल का क्वेश्चन है वो भी देखो, स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आता है, उन्होंने दे देना एक ट्रायंगल सा बना देना, बकवास सा, ये लो प्रोसेस ABC टिंग टोंग टिंग, उन्होंने दिस वन इज 1 atmosphere, this one is 2 atmosphere. I suppose यहाँ पर लीटर में वॉल्यूम है, this is 2 लीटर है ये, और this one is 8 लीटर, ये 8 लीटर है। ठीक है, ये वॉल्यूम दे दिया मैंने लीटर के अंदर। उसमें फाइंड द वर्क डन इन होल प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में वर्क डन बताओ। सेकंड क्वेश्चन वर्क डन इन AB, वर्क डन इन BC, वर्क डन इन CA, तीनों में वर्क डन पूछा। तो होल प्रोसेस में जब वर्क डन निकालना है, पूरे प्रोसेस में, होल प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, बड़ा ही सिंपल है। एरिया निकाल दो,
एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ, बेस हुआ 6, हाइट हुई 2 - 1 1, दैट इज 3, यूनिट क्या है लीटर और दूसरी यूनिट क्या है एटमॉस्फेयर। तो लीटर को करेंगे 3 × 10⁻³ एटमॉस्फेयर की जगह लगाएंगे 10⁵। वर्क डन सिस्टम का आ गया SI सिस्टम में जॉउल में आ गया। सिंपल समझ आ देखो बेस, ये बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 2 में से 1 गया तो ये कितना 1 ही हो गया ना ये। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉक घूम रहा है बताओ। तो वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे बदला जाएगा। अब अकेली प्रोसेस का वर्क डन देखो वो ज्यादा टफ है कल्ली प्रोसेस का। तो सबसे पहले हम AB का वर्क डन पूछते हैं। वर्क डन इन प्रोसेस A to B, A से लेके B तक वर्क डन कितना हुआ, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। देखो 2 लीटर वॉल्यूम था यहाँ पर, A से लेके B तक वॉल्यूम चेंज, वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, वही करके दो PdV करके ना। अगर वॉल्यूम चेंज तो वर्क डन, कौन सी प्रोसेस वर्क डन 0, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक के आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, उसमें जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें वर्क डन 0, यानी वर्क डन इन प्रोसेस AB 0। नाउ ये 0 हो गया। नाउ वर्क डन इन प्रोसेस BC, B से लेके C तक एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, ये B से लेके C तक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो B से लेके C तक जो वर्क डन है ऊपर ते आना, B से लेके C तक जो वर्क डन है वो B पॉइंट को लेके यहां तक आओ और C को लेके यहां तक आओ, यानी ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया वर्क डन होगा B से C तक टुवर्ड्स वॉल्यूम साइड, टुवर्ड्स सर समझ में आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी ऐड करोगे प्लस एरिया ऑफ, यानी इसका आंसर देखो ट्राइंगल का कितना आया था 3, ये 3 ले लो, और दूसरे का एरिया ये रेक्टेंगल का कितना आएगा, ये 6 है और ये 1 है, 6 × 1 कितना हुआ है 6, यानी कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है 9 लीटर एटमॉस्फेयर। ये समझ में आ गया। ये कौन सा वर्क डन इन BC, इसके नीचे सारा वर्क डन C to A, C to A में ये कंप्रेशन है तो ये नेगेटिव आएगा आंसर, किसमें आएगा, तो इसका C to A के नीचे तो सिर्फ सर यही एरिया, तो वो कितना आया, वो 6 है, यानी वो कितना हो गया -6। अब तीनों को ऐड कर दो तो नेट वर्क डन कितना आएगा 0 + 9 - 6 कितना आ गया 3, ठीक है। इस समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे टीचर, गड़बड़ पता क्या करेंगे, जान के बेवकूफ बनाएंगे, इधर डाल देंगे वॉल्यूम और इधर डाल देंगे क्या प्रेशर। अब बताओ एरिया किस तरफ लेने हैं, अब इस तरफ लेने हैं, इस तरफ लेने, ठीक है। ये वॉल्यूम का कंप्रेशन है, वॉल्यूम का क्या है, नहीं तो एक बात बताओ, इसमें किसमें वॉल्यूम वर्क डन 0 होगा, A to C 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज, A to B पॉजिटिव, A to B क्यों वॉल्यूम बढ़ रहा है, B to C तो B to C है सारा, A to B सिर्फ ये वाला, समझ में आ गया। ये चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा, 90% यही क्वेश्चन होता है, ये आता है स्कूल में, ठीक है। कर्व वाले नहीं आते। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपसे इंडिकेटर डायग्राम बनवाए ना तो वो और कुछ है, जैसे मैंने माना थकना मत बस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। PV = NRT, यानी P is inversely proportional to V। इनवर्सली का ग्राफ तो हाइपरबोलिक कर्व होता है, ये किसके लिए है, आइसोथर्मल। कौन सी है क्वेश्चन, आइसोथर्मल, ठीक है समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एडियाबेटिक से खेलना हमने, आइसोथर्मल का सब पता लग गया हमें। अब एडियाबेटिक में सर इक्वेशन प्रूफ नहीं करेंगे, वो आपकी पहले भी सिलेबस में नहीं थी और अभी भी नहीं है, कर सकता हूं लेकिन वो प्रूफ की सब भूल जाओगे, ठीक है 3 पेज की हो। तो आप मेरे साथ याद कर लो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की रेज़्ड पावर गामा इज कांस्टेंट, दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस वेयर गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट, गामा इज, और क्या कहते हैं इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट वॉल्यूम। पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, बहुत बढ़िया है। तो इसको एटॉमिसिटी ऑफ गैस केमिस्ट्री का वर्ड है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस। गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। नहीं बताना सर ने ये क्या है, बस याद करो गामा है, बस क्या है, गामा है बस। गामा अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होती तो कितना होता, 1, क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं। दिस इज नॉट बेसिकली एडियाबेटिक कांस्टेंट कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट। तो पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट में गामा की वैल्यू Cp/Cv है एडियाबेटिक के लिए, और गामा की वैल्यू
आइसोथर्मल में कितनी होती है 1, क्योंकि उसमें पीवी कांस्टेंट होता है। उसमें क्या होता है पीवी, ज्यादा नहीं बोलूंगा थोड़ा बोलूंगा, पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट एडियाबेटिक की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल की क्या थी? पीवी इक्वल टू, अब इसमें सिर्फ एक ही थी इक्वेशन, इसकी 3 इक्वेशन एडियाबेटिक की, क्योंकि खेलना पड़ेगा। देखो मेरे को मालूम है पीवी गामा कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू तो सर एनआरटी भी होता है, तो सर एनआर भी तो कांस्टेंट होता है, यानी पीवी प्रोपोर्शनल टू टी तो सर हमेशा ही होता है। अब मैंने क्या, मेरा मन किया मैंने वॉल्यूम को प्रेशर को रिप्लेस करना है, तो प्रेशर को रिप्लेस करूंगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी आ गया। आया, किसको रिप्लेस कर रहे हैं सर? प्रेशर को। तो मैंने क्या डाल दिया, वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया मैंने। प्रेशर को रिप्लेस करना है तो आप ऐसे डालेंगे टी बाय वी, प्रेशर टी बाय वी आ गया। इसमें प्रेशर की जगह क्या डालें? टी बाय वी, तो ये वी की पावर कितनी है? गामा इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही है, तो ये टी फाइनल आंसर आया टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट। टीवी तो देखते ही हो, गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सी इक्वेशन है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक की इक्वेशन ये 3 है, आइसोथर्मल की सिर्फ एक है। कौन सी? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या बनेगी? टीवी गामा माइनस 1। टीवी कुछ नहीं, इसको रट्टा थोड़ा नहीं मारना है। देखो मेरे को तीसरी क्वेश्चन याद ही नहीं होती, वो ये प्रेशर वॉल्यूम है, ये किसमें है? टेम्परेचर वॉल्यूम में। तीसरी रहेगी किस किस में आएगी? प्रेशर एंड, तो मैं इसको दोबारा लिखूंगा प्रेशर वॉल्यूम की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने टेम्परेचर के फॉर्म में लेकर ना टी और पी के फॉर्म में, यानी मैं वी को क्या लिखूंगा? वी को क्या लिखूंगा? टी बाय पी, तो टी बाय पी डालूंगा इसको, तो टी की पावर गामा और पी की पावर गामा आ जाएगी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा माइनस गामा आ जाएगी, पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दीज आर 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस, 2 तो रट्टा मारो ना। पहली तो होगी पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट, दूसरी जागो दूसरी टीवी देखते हो, टीवी की पावर गामा माइनस 1, टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरी की रिप्लेसमेंट अपने आप कर लेना, वो पता लग गया कैसे रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो थोड़ा सा बंद कर दूंगा फिर, मेरे को मालूम है बस हो गई है। तो ऐसे है भाई, बड़ा सिंपल सा काम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आए हो तो फर्स्ट लॉ तो करके जाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो ये है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया गया, जब आप किसी चीज को हीट देते हो, क्या देते हो? हीट ट्रांसफर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है और वो वर्क डन भी करती है। दोबारा से, जब आप किसी चीज को हीट देते हो तो 2 काम करती है। क्या क्या? एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ा देगी। क्या बढ़ा देगी इसका? दूसरा क्या? वर्क डन करेगी। दूसरा क्या? वर्क डन करेगी। अब तीनों को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया, ये याद करना है, 0 था ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी ए और सी भी दोनों किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लॉ क्या होगा? जो हमने हीट दी वो टोटल वर्क डन नहीं कर रहा, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। तो अगर मैंने बोला एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सी चीज 0 है? सर डी क्यू। एडियाबेटिक में सर हीट ट्रांसफर, यानी जो वर्क डन है वो माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी है, माइनस ऑफ में आ गया। बड़ा सिंपल है, यानी जब बाहर से आप हीट ही नहीं ले रहे, यानी बाहर से आप एनर्जी ले ही नहीं रहे, बाहर से आप एनर्जी, तो वर्क तब होगा जब जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम हो जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क में। समझ में आ गई? इंटरनल एनर्जी कम होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? क्योंकि वर्क डन कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी जो उसकी एनर्जी है वो कम हो जाएगी। पहली इक्वेशन। अब मैंने बोला आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक को आइसोवॉल्यूमिक भी बोलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, dW का अपने फॉर्मूला पढ़ा, PdV पढ़ा कि नहीं पढ़ा? dW का एक ही फॉर्मूला PdV। PdV आइसोकोरिक प्रोसेस में dV 0, चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता। किसमें? अगर चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं है तो वर्क डन है ही नहीं, यानी वर्क डन ही है, यानी dQ इक्वल टू क्या? यानी जितनी हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, वर्क तो नहीं, काम तो ही नहीं रहा, काम तो हो ही नहीं रहा। ये चीज समझ आ गई। थर्ड, अगर मैंने बोला आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डीक्यू चेंज होगा? होगा। डीयू चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों?
इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। आप सारे मॉलिक्यूल हो, आपको नीचे से हीट दे दो, देखो भागोगे, लगेगी आग, तो ये भागा वो भागा, यानी दैट इज बेसिकली क्या है हमारी वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में है। यानी चेंज, अभी मेरे को समझ में आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तब है जब टेम्परेचर चेंज हो, जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, जीरो। यानी द केस ऑफ आइसोथर्मल dq इक्वल टू dv, dq इक्वल टू dw। ये बड़ी बढ़िया चीज है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस जीरो, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस हम क्या कहेंगे, जैसे अपने सर ने डायग्राम बनाया था, ये A से गए B से गए C और C से लेके, अब मैंने बोला भाई A से लेके B तक चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, सर है। A से लेके B तक चेंज इन टेम्परेचर होगा, क्या होगा, चेंज इन, तो सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, B से भी होगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ A से चला और A पर वापस ही आ गया, जहां से चला वहां पर वापस ही आ गया, तो जितना टेम्परेचर इनिशियल था कि फाइनल भी उतना ही हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जीरो। यानी पूरी साइकिल की प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जहां से चले घूम के वहीं आ गए, तो ठीक है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। एक और टर्म होता है, एक साइक्लिक होता है, एक और टर्म है रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, हाँ देखो अभी मैं बोलती, यहां से तुम जाती यहाँ और यहां से आती नीचे, A से B जाती और B से A जाती, ये कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल। कौन सी प्रोसेस है ना, ये रिवर्सिबल नहीं है, दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, दिस वन इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जिस रास्ते से जाए उसी रास्ते से वापस है, ठीक है, दिस इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस वन इज इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक जरूर है, जहां से चली वहां पर पहुंचना, ये नहीं है रिवर्सिबल, ठीक है। अब मैं जनरल बात करूं तो मैंने पूछा भाई देखो बेटा एक बात बताओ, ये P और ये V, ये प्रोसेस A है, ये प्रोसेस B है, ठीक है। A से B जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, एक बार A से प्रोसेस है और दूसरी B है। अब बताओ किस केस में वर्क डन ज्यादा है, A का वर्क डन ज्यादा कि B का वर्क डन ज्यादा? A का वर्क डन ज्यादा, क्योंकि A के अंदर एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है। देखो अगर मैं 1 और 2 को ज्वाइन करूं, A के अंदर तो ये सारा एरिया आ गया, B के अंदर तो सिर्फ ये नीचे वाला है ना, तो किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, तो उसका वर्क डन बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी ज्यादा है, 1 की 2 की, सर दोनों की सेम, क्योंकि दोनों 1, जो टेम्परेचर 1 पर है और जो टेम्परेचर 2 पर है, चाहे आप यहाँ से यहाँ हो चाहे यहाँ से यहाँ हो, टेम्परेचर का चेंज तो वही है। तो टेम्परेचर तो जो यहाँ चेंज हुआ है वही, जो इस प्रोसेस में चेंज हुआ है वही B में चेंज हुआ, टेम्परेचर तो वही चेंज हुआ है ना। अरे बोलो यार, A पॉइंट दैट 1 का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, A का 40 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर चेंज तो सेम ही है। टेम्परेचर चेंज क्या है, 40 माइनस 20, चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो, चेंज इन टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं, यानी कि दोनों की चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है क्या, अलग अलग सेम है। चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो तो नहीं है ना, चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो कब है, जब प्रोसेस कौन सी है, कौन सी, साइक्लिक। तो इन साइक्लिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे लिखोगे, dq इक्वल टू ओनली dw, क्योंकि du है। आइसोथर्मल एक अलग कंडीशन है, वो अलग समझा रहे हैं। अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक du जीरो है, क्योंकि साइक्लिक के विच du जीरो है। इससे पता लगा इंटरनल एनर्जी इज अ पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन फंक्शन, इंटरनल एनर्जी रास्ते पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, व्हाइल वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करता है। अगर ऐसे जाता तो एनर्जी ज्यादा थी, अगर ऐसे जाता तो वर्क डन कम था। ये भी समझ में आ गया, यानी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq = du + dw, ये आप सबको क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अभी